जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। नमो ASTRO चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ कमेंट्स के ऊपर बात करने वाला हूँ जो हमारे व्यूअर्स के हैं। देखिए, ज़्यादातर कमेंट्स मैं कोशिश करता हूँ कि आपको रिप्लाई दे दूँ, पर काफ़ी बार समय ना होने के कारण कमेंट्स छूट जाते हैं। स्पेशली जब कमेंट में कोई सवाल हो तो हर चीज़ को टाइप करके समझाने में कभी कभी दिक्कत होती है। तो कुछ कमेंट्स है मेरे पास जिसका मैं आंसर नहीं कर पाया हूँ, तो वीडियो के माध्यम से मैं आंसर करने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पुराना कमेंट मैं देख पा रहा हूँ वो है कर्ता 9275 यूज़र नेम के नाम पे। इन्होंने ऑल अबाउट कर्मा वाले वीडियो पे एक कमेंट अपना छोड़ा है। कृपया समझाइए, एक सैनिक सीमा पार दूसरे सैनिक को मार देता है या खुद मर जाता है, इस तरह का कर्मा क्या है? प्रारब्ध, संचित या क्रियमान? और इस तरह के कर्म का फल अच्छा होगा या बुरा? तो देखिए, सबसे पहली बात तो संचित कर्म में वो सभी कर्म आ जाते हैं जो हमने अनेकों जीवन में कर रखे हैं। उसी में से एक हिस्सा प्रारब्ध के नाम पे आता है और वही प्रारब्ध लेके हम यहाँ जन्म लेते हैं। तो आपने जैसे कि मेंशन किया है कि क्या ये प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है या क्रियमान कर्म है। तो देखिए, संचित कर्म की यहाँ सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जन्म हम प्रारब्ध उतारने आए हैं। अब अगर थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करें तो देखिए, एक सैनिक बनता किस कारण से है? डेफिनेटली उसकी कुंडली में वो योग है, तभी वो सैनिक है, तभी वो वहाँ लड़ने जा रहा है, और तभी ही किसी सैनिक की मृत्यु गोली लगने से या किसी घटना या दुर्घटना में होती है। ठीक है, जैसे कि वॉर जोन में कोई सैनिक शहीद होते हैं। तो ये चीज़ की स्टडी कुंडली में काफ़ी हद तक आसानी से की जा सकती है कि एक व्यक्ति क्या लाइन में अपना करियर बनाता है और उसकी मृत्यु किस हिसाब से लिखी गई है। तो जैसे आपने मेंशन किया कि कोई सैनिक वहाँ मरता है, तो देखिए डेफिनेटली उसकी दशा भी वो चीज़ बता रही होगी। तो ये कहीं ना कहीं प्रारब्ध से, मेरे अनुसार मैं कहूँगा प्रारब्ध से काफ़ी हद तक ये आपकी कमेंट कनेक्ट हो पा रही है। पर इसे क्रॉस चेक करना है तो कुंडली की आवश्यकता होगी। बाकी देखने वालों के लिए ये क्रियमान कर्म भी हो सकता है। मगर आप ऊंचे स्तर पे सोचे तो डेफिनेटली कोई व्यक्ति बॉर्डर पे वॉर करने या फिर किसी को मारने या मरने किसी कारण से गया है, वो डेफिनेटली उसके प्रारब्ध में दिखेगा आपको। तो एक अगला लाइन आपने पूछा कि इसका रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा, तो वो भी पूरी तरीके से उनके कर्मों पे और उनकी कुंडली पे ही डिपेंड करने वाला है। अगर एक व्यक्ति टेररिस्ट है और उसे हमारे सिपाहियों ने मार गिराया, तो डेफिनेटली उसका मोटो गलत था। अब ये आपको और हमें नहीं मालूम कि इसका मोटो क्या था, ये सब परमात्मा के हाथ में है, और खुद वो निजी जो डिसीजन ले रहे हैं व्यक्ति, उनको पता है। तो हर चीज़ में हम ऐसे एश्योरिटी नहीं दे सकते कि यही है वही है, क्योंकि ये एक मनगढ़ंत बात कर रहे हैं हम। मैं खाली आपको अपना अनुभव और नॉलेज इम्प्लीमेंट कैसे कर रहा हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो जो भी व्यक्ति राइटियसनेस के साथ चलेगा, डेफिनेटली हम स्पेशली अगर हमारे जवान अगर जीवन गंवा देते हैं तो हम उन्हें शहीद मानते हैं, अमर मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे धरती माँ के लिए अपना जान गंवाया है। अब वो रॉयल्टी आप उनको नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जो टेररिस्ट है। और किसी भी धर्मों के अंदर कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है कि आप कभी भी टेररिस्ट के मार्ग पे जाके कभी मोक्ष हासिल कर सको या अपने जीवन, अपने आत्मा को सफलता के मार्ग पे भेज सको। और हाँ, क्योंकि ये एक मनगढ़ंत बात चल रही है, तो ये भी ज़रूर हो सकता है कि दोनों अपने अपने रास्ते सही हो, दोनों अपने अपने देशभक्ति में अपने अपने देश की सेवा कर रहे हो, और इनमें किसी की मृत्यु हो सकती है। तो भी मैं यही कहूँगा कि देखिए, उनका प्रारब्ध उन्हें वहाँ तक लाया, उसी समय वो ही क्यों उधर थे। तो डेफिनेटली कुंडली वो चीज़ करवा रही है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें है, इसीलिए वो चीज़ें हुई है घटित। और एक चीज़ आपको मैं बता सकता हूँ, देखिए काफ़ी बार ऐसी घटनाएं होती है, ऐसी दुर्घटनाओं में आप देखोगे कि शायद कोई ना बचे मगर एक दो जन जीवित लौट आते हैं। तो वो उस घटना में मौजूद थे, मगर वो एक दो जन जीवित क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उनकी दशा वैसी नहीं होती है ना, उन्हें कोई ना कोई प्रोटेक्टिव दशा मिल जाती है, और ना ही उनके मृत्यु का कारण वो लिखा होता है। तो यही चीज़ आर्मी ऑफिसर्स के साथ भी होता है काफ़ी बार, कि काफ़ी लोग अपनी जान गंवा देते हैं मगर कुछ लोग अपनी जान बचा लेते हैं। तो कुंडली हर जगह काम करने वाली है, और इसका जो मेन फोर्स है वो प्रारब्ध है। क्योंकि उस वीडियो में मैंने क्लियरली बात की थी कि कुंडली में प्रारब्ध से ज़्यादा आप देख ही नहीं पाओगे कुछ। ठीक है, अगला कमेंट ले लेते हैं।
और यहाँ पे ऑल अबाउट वीनस वाले वीडियो में एक कमेंट आया है हरियाणे दी बाहू। इन्होंने अपना जन्म समय और जन्म पत्रिका की इंफॉर्मेशंस दी है। और मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आपको अगर कोई भी पर्सनल सवाल हो, आपको पर्सनल चार्ट रीडिंग करनी हो, तो आप अपने लिए कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एजुकेशनल चैनल है और यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो उसका मैं आपको आंसर दे पाऊँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिनका भी ये कमेंट है, आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेके हमसे बात ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, अगले कमेंट पे चलते हैं। अगला कमेंट है श्रीकांत तिवारी जी का। मेरा तुला लग्न है, शुक्र 18 डिग्री, राहु 2 डिग्री। देखिए, इन्होंने भी बर्थ चार्ट की इन्फॉर्मेशन दी है और लिखा है मेरी कुंडली में साधना में सफलता का योग है क्या। देखिए, ये पर्सनल सवाल के लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप कृपया करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है। आपने जिस वीडियो पे कमेंट कर रखा है वो वीडियो से संबंधित सवाल नहीं है ये। अगले कमेंट पे चलते हैं। देखिए, गौरव गुप्ता जी ने उसी वीडियो पे कमेंट छोड़ा है, गुरुजी मेरे जन्म कुंडली में बृहस्पति मार्केट है और मारक प्रभाव दे रहे हैं। बेसिकली गुरु ग्रह इनकी कुंडली में मार्केश है और इन्होंने लिखा है शरीर कष्ट दे रहा है और इस ग्रह का मुझे बार बार दान देना पड़ता है, तब भी यह पूर्ण तरीके से शांत नहीं होते। आप इसका कोई अच्छा सा उपाय बताइए। देखिए, उपाय तो मैं ये कहूँगा कि निजी होता है। आपकी कुंडली में आपके 12 घर, आपकी राशियाँ और आपके 9 ग्रह एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं, आप उस हिसाब से रेमेडी करोगे तो आपको असर ज़्यादा मिलेगा। देखिए, मैं कहता हूँ आधी जानकारी घातक हो सकती है। अब मुझे नहीं पता, आपको कैसे पता कि आपके लिए गुरु ग्रह मारक है और उन्हीं के वजह से आपको शारीरिक पीड़ा प्राप्त हुई है। मैं ये नहीं कह रहा ये नहीं हो सकता, ये ज़रूर हो सकता है, पर आपको कितनी जानकारी है उस हिसाब से आप क्या रेमेडीज़ कर रहे हैं, उसका आपको असर अच्छा आ रहा है या बुरा, ये भी सोचने वाली बात है। बाकी अगर मैं एक लेमैन टर्म में बात करूं तो गुरु ग्रह कब बिगड़ेंगे, जब आपने गुरु तुल्य किसी फिगर्स की डिसरिस्पेक्ट कर रखी हो, आपने अपने बुज़ुर्गों की, अपने पिता की, अपने दादाओं की डिसरिस्पेक्ट कर रखी हो, कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा लाइफ में कर रखी हो। ज़रूरी नहीं है इस लाइफ में, आपने अपने पिछले लाइफ में कुछ ऐसे बर्डन अपने ऊपर जमा कर लिए जिसे उतारना इस जन्म में आपके लिए ज़रूरी हो गया है। तो उस समय गुरु ग्रह अगर आपको सपोर्ट ना दे तो आपको बहुत पीड़ा हो सकती है। और ये लॉजिक के साथ आप अगर रेमेडी ढूंढे तो बड़ी सिंपल सी बात निकल के आएगी कि आप इस जीवन में वो गलतियाँ ना करें, उल्टा उसे बेहतर करें। जैसे कि आप गुरु तुल्य किसी भी फिगर का डिसरिस्पेक्ट कभी मत करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके गुरुओं को सेवा दें। गुरु ग्रह को मंदिर से जोड़ा गया है, धर्म स्थल से जोड़ा गया है, वहाँ पे आप समय बिताए, सेवा दें। गुरु के रिप्रेजेंटेटिव धरती पे है ब्राह्मण, ब्राह्मणों को आप जितना हो सके दान करें, खुश करें उन्हें। गुरु की वस्तु है पीली वस्तु, गुरु का दिन है गुरुवार। तो अगर आप वाकई में जान चुके हो कि गुरु ग्रह को आपको शांत करना है, आप गुरु की वस्तु ब्राह्मणों को मंदिरों में जाके दीजिए गुरुवार के दिन, जैसे चने की दाल, केला। मगर ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप रूटीन में करें तो आपको असर देखने मिलने वाला है। गुरु ग्रह को प्रबल करने के लिए ये ज़रूर आवश्यक है कि आपके मोरल वैल्यूज़ बहुत हाई हो। आप छोटे मोटे चीज़ के लिए ना कॉम्प्रोमाइज़ करें, अनएथिकल प्रैक्टिसेस में ना जाए। जीवन में विजडम लाने का प्रयास कीजिए। आप अपने जीवन में अपने आप को कितना भी छोटा मानते हो, फिर भी आपके पास सामने वाले को देने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो जब आपको ये चीज़ें दिखने लगे तो उसे ही विजडम कहते हैं कि आप कितने भी छोटे मान लो मगर आप फिर भी बड़े निकलते हो। तो वो विजडम ढूंढिए लाइफ में, ऑटोमेटिकली आपको जो दिक्कत लग रही है वो दिक्कतें आपकी कम या दूर होनी शुरू हो सकती है। दोबारा बता देता हूँ, ये जो मैंने अभी बात की है ये बहुत ही जनरल तरीके से मैंने बात की है कि किसी को लगता है कि गुरु ग्रह की तरफ से दिक्कत हो रही है तो डेफिनेटली आप स्पेसिफाई करने के लिए उन्हें उनकी डोनेशंस कर सकते हैं, उनकी सेवाएं दे सकते हैं। गुरुओं के आदेश का पालन करो तो ऑटोमेटिकली आपके कुछ कर्म जो है वो कंपेंसेट होने लग जाते हैं। अगला कमेंट है गणेश मोरे जी का, ये हमारे रेगुलर व्यूअर है। इन्होंने लिखा है आपके सभी वीडियो डिफरेंट यूनिक क्वालिटी का है,
कृपया कर्जा उतारने का कुछ सॉल्यूशन वीडियो भी अपलोड कीजिए। धन्यवाद गणेश जी आपके इतने अच्छे कमेंट के लिए। बाकी सभी व्यूअर्स के लिए भी धन्यवाद जो भी अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। मैं ज़्यादातर रिस्पॉन्स दे देता हूँ जनरल कमेंट्स का। तो गणेश जी आपने जैसे बताया कि कर्जा उतारने का उपाय, देखिए मंगल ग्रह को देखिए, कुछ देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जिस व्यक्ति का मंगल और बुध ग्रह दोनों अच्छा हो जाए ना, वो ये मायावी नगरी में राजा है। ये लोग भले आध्यात्मिक सुख ना भोगे, ये लोग को स्पिरिचुअलिटी से कुछ खास ज़्यादा लेना देना ना भी हो, पर ये भौतिक जगत में बहुत अच्छा करते हैं। तो बुध देखिए आपका कैलकुलेशन है। बुध ग्रह जिसका प्रबल हो, वो व्यक्ति सबको यूज़ करना जानता है, सही टाइम पे सही तरीके से अपने काम को निकालना जानता है, तो वो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो वैसे ही अपने लिए ख़त्म कर देता है। और मंगल जिसका प्रबल हो, वो हिम्मत वाला होता है। और वो स्पेशली जब बात कर्जे की हो, देखिए 6th हाउस में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने गए हैं वो मैलिफिक्स माने गए हैं। मंगल जैसा ग्रह जो है 6th हाउस से ही देखिए कर्जा, रोग, ऋण, शत्रु सब आते हैं। और वहाँ पे मंगल ग्रह अगर शक्तिशाली हो जाए तो फिर बात ख़त्म हो जाती है। देखिए मैंने एक सूत्र पढ़ा था जहाँ ये बताया गया था कि छठे ग्रह का मंगल अगर अच्छा हो तो सूर्य कहीं भी हो वो उच्च का फल देता है। मतलब अगर मंगल छठे घर में अपना बल बाला कर ले तो सूर्यदेव जहाँ भी विराजमान है आपको डेफिनेटली फेम मिलेगा, रुतबा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगा। अब ज़रूरी नहीं है 6th हाउस में मंगल हो तो ही अच्छा हो। मंगल की प्लेसमेंट बहुत से घरों के लिए अच्छी होती है, पर मंगल का अच्छा होना ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा डिटेल में इस वीडियो को बनाने के लिए, ज़रूर मैं कोशिश करूँगा। पर तब तक के लिए अगर आप चाहें तो आप अपनी कुंडली खोल के मंगल और बुध ग्रह पे नज़र ज़रूर लगा सकते हैं। अगले कमेंट पे आ जाते हैं। अगला कमेंट है साहिल अजीत जी का। इन्होंने शुभ और अशुभ ग्रह वाले वीडियो पे कमेंट छोड़ा है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और सवाल किया है गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी। सर आपसे गुजारिश है, अगर आपको आपके बर्थ चार्ट रीड करवानी है, कुछ पर्सनल सवाल है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लीजिए, टाइम लिंक लीजिए। जब भी मैं फ्री रहूँगा आपसे संपर्क करके आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको कुछ आउटपुट्स मैं ज़रूर दूंगा। पर्सनल सवाल प्लीज़ यहाँ ना करके आप अपॉइंटमेंट लेके सही तरीके से आप वहाँ कर सकते हैं। चलिए अगले कमेंट पे जाते हैं। यहाँ मनोज जी ने लिखा है, सर ग्रह, राशि और हाउस को मर्ज करके प्रेडिक्शन कैसे करें, इस पे कोई वीडियो बनाइए कृपया, या कोई बुक बताए। तो ज़रूर इस पे वीडियो बनाना है, पर इतने जल्दी मैंने नहीं सोचा था कि वीडियो ये वाली बनाई जा सकेगी, क्योंकि बहुत से बेसिक जो ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन है वो पहले मैंने सोचा है इस चैनल पे डिलीवर हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस की बात करेंगे। पर ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आपको बेसिक्स धीरे धीरे क्लियर हो जाती है, राशि के सारे गुण आपको पता चल जाए, ग्रहों के सारे गुण पता चल जाए, भावों के सारे गुण पता चल जाए, तो आप ये ऑटोमेटिकली करने लगते हो थोड़े प्रैक्टिस के बाद। पर अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हो तो आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन, उससे आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप के.एन. राव सर का बुक है डेस्टिनी एंड व्हील ऑफ टाइम, तो उन्होंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स और विथ प्रैक्टिकलिटी एक्सप्लेन की है। तो आप अगर बुक्स के थ्रू हेल्प लेना चाहते हो तो कुछ बुक्स है अवेलेबल, वाकई में अच्छी बुक्स है। अगर आप उसे समझने का प्रयास करोगे तो बहुत सी चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जाती है। अगले कमेंट पे आ जाते हैं। सागर पवार जी ने ऑल अबाउट वीनस में कमेंट किया है। इन्होंने दोबारा अपना नाम, अता पता दिया है, पर मैं गुजारिश करूँगा सागर जी से भी अब अपॉइंटमेंट लेके आप बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी निजी प्रश्न हो तो। अगले कमेंट पे आ जाते हैं। देविका चतुर्वेदी जी ने कमेंट किया है, हेलो, मुझे ये जानना था कि मैं मेहनत करती हूँ पर मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। मैंने अभी जून में एग्ज़ाम दिया, उसमें क्लियर हो जाऊँगी क्या? उसका रिज़ल्ट अगस्त में आएगा। नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ आपने सब कुछ दिया है, और अगस्त तो बीत चुका है, आपका रिज़ल्ट भी आ चुका है। क्षमा चाहूँगा, नहीं देख पाता कमेंट कभी कभी, पर जैसे कि ये पर्सनल सवाल था, दोबारा आप पे भी वही बातें लागू होंगी कि बर्थ चार्ट बनाने के लिए बैठना पड़ता है अलग से शांति से, तो इतना आसान नहीं है कि मैं बिना कुछ देखे कुछ भी बोल के चले जाऊँ। तो जिस किसी को पर्सनल चार्ट या पर्सनल सवाल संबंधित कुछ कंसर्न्स हो तो आप सही तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो करके कांटेक्ट कर सकते हैं।
बाकी अगर आपको कोई जानकारी या कोई वीडियो से संबंधित बातें करनी हो तो मुझे भी अच्छा लगता है। कुछ लोगों के कमेंट काफ़ी रिलेटेबल होते हैं, काफ़ी अप्रिसिएशन मिलता है आप लोगों का, तो एक मोटिवेशन आता है कि चलो रिलेटेड वीडियोस, रिलेटेड कमेंट्स आ रहे हैं। एंड आई अप्रिशिएट कि आप सवाल भी कर रहे हो, तो डेफिनेटली कुछ रीज़न से आपने यहाँ सवाल छोड़ा है कि कोई तो कॉन्फिडेंस आपको दिखा होगा कि ये व्यक्ति शायद इस चीज़ का आंसर दे दे। तो पर इसका एक सही तरीका ऑलरेडी बन चुका है। आप अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं जिन किसी को भी पर्सनल कुंडली स्टडी करवानी है। और हाँ, पेड कंसल्टेशन होगा, क्योंकि वैसे ही समय काफ़ी कम मिल पा रहा है। तो आप ये अजम्पशन पे मत रहिएगा कि मतलब सभी चीज़ें एब्सोल्युटली ऑन तो अवेलेबल है, क्योंकि वैसे भी देखिए जो चीज़ें ईजिली मिलती है, आसानी से अवेलेबल है, उस चीज़ की कभी कोई कीमत नहीं करता। चलिए नेक्स्ट कमेंट पे आ जाते हैं। सुषमा भारद्वाज जी का कमेंट आया है मरण कारका स्थान के पार्ट 1 वीडियो पे। प्लीज़ टेल रेमेडी। सेकेंडली, इफ सन इन एरीज इन 12th हाउस देन व्हाट विल बी द रिजल्ट एज नाउ असेंडेंट इज टोरस। अब देखिए, मरण कारक स्थान में लग्न का कोई खास रोल मैंने बताया नहीं है। स्थान जो है वो भाव का है, राशि का तो था ही नहीं। मैंने क्लियरली बात की है, अगर किसी ने वीडियो पूरी देख रखी है तो उन्हें गहराई मिल चुकी है। और मैं इसीलिए भी कहता हूँ कि किसी वीडियो को अगर आपको दोबारा देखना पड़े तो आप देखिए। कुछ चीज़ें जो है फर्स्ट टाइम में शायद आप ना पकड़ पाओ, ना समझ पाओ। और जैसे आपने बात की कि रेमेडी बताइए, तो रेमेडी का भी एक तौर तरीका मैंने देखिए 3 पार्ट में मैंने बात की थी मरण कारका स्थान में। तो आई थिंक सेकेंड या थर्ड पार्ट में मैंने एक छोटे पार्ट में रेमेडियल इन्फॉर्मेशन भी दी है कि रेमेडी कैसे निकलती है, रेमेडी कैसे काम कर रही है। क्योंकि देखिए, हर डॉक्टर एक ही दवाई हर मरीज़ को नहीं देता, और हर मरीज़ को एक ही दवाई सूट भी नहीं होती है। एक दवाई से एक मरीज़ ठीक हो जाएगा, अगर वही बीमारी का दूसरा मरीज़ कभी कभी नहीं ठीक होता तो वो कोई दूसरी कंपनी की दवा या कोई दूसरे डॉक्टरों को जाके दिखाता है, तो जो उसको असर होता है। तो रेमेडी भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई एक 1 लाइनर कुछ दे दूँ। आपको देखना है कि भाई जो भी ग्रह मरण कारक स्थान में है उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, कोई उसका फ्रेंडली प्लैनेट उसे सपोर्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो वहाँ से आपकी रेमेडी निकल के आती है। पर देखिए, जैसे ही सूर्य 12वें घर में जाता है तो मैं कुछ बेसिक प्रोटोकॉल फिक्स बोलता ही हूँ लोगों को। जैसे कि आप रिलेशन नहीं बना सकते दिन के समय में, ये आप लोगों के लिए वर्जित हो जाता है। दूसरी बात, आप जितना हो सके सूर्योदय से पहले उठने का आप आदत रखिए, क्योंकि सूर्य कमज़ोर है तो सूर्य को आपको बल देना है, तो सूर्य की रोशनी से आपको बल लेना है। सूर्य ग्रह को प्रसन्न करना है, उनको बल देना है, तो ही आपका सूर्य प्रबल होगा। तो सूर्य देव के आने से पहले आप उठिए, सूर्य को अर्घ दे, और आदित्य हृदयम स्तोत्रम का पाठ आप कर सकते हैं उन्हें खुश करने के लिए। और आदित्य के जैसे 12 नाम का आप जप कर सकते हैं अर्ली मॉर्निंग जब आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हो। बाकी देखिए, आई डोंट नो आपकी कुंडली में सहायता मिल रही है या नहीं सूर्यदेव को, पर अगर नहीं भी मिल रही हो तो क्या हो जाएगा। तो देखिए, 12th हाउस की जो सुख होते हैं, जैसे बेड प्लेजर्स हम कहते हैं और नींद कहते हैं, नींद आपको कम होगी। तो आप प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो बहुत आसान है कि आप खुद को प्रिपेयर कर लो कि हाँ, मेरी लाइफ में ये कुछ चीज़ें जो है वो नहीं है, उन चीज़ों का सुख नहीं है। तो ये बोलना आसान है मगर करना मुश्किल है। आपको शायद गुस्सा भी आ जाएगी, भाई ये क्या बात कर रहा है, पर देखिए रियलिटी यही है कि कोई चीज़ जब 100% श्योर मिल जाए कि भाई इसको कोई सपोर्ट नहीं है इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट को, और मेरी लाइफ में इस चीज़ की कमी ही रहने वाली है, तो बेटर है कि मैं एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाऊँ। तो दोनों ऑप्शन आपको मैंने बता दिए, इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है सूर्यदेव के लिए। और देखिए, आपने कहा मेष राशि है, मेष राशि है तो सूर्य को बल तो वैसे ही है, मगर आपके लिए नहीं है वो बल, क्योंकि मरण कारक स्थान में मैंने क्लियरली बोला है राशि बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करने वाली है, घर से प्रभाव होता है। तो आप देखेंगे आपको नींद, मतलब छोटी नींद होगी आपकी, छोटी छोटी बात पे आप उठ जाते होंगे, बेड लाइफ वगैरह नहीं होती जनरली, जब तक कि कोई दूसरा प्लैनेट सपोर्ट ना करे या शुक्र बहुत ही ज़्यादा अमेजिंगली ना बैठ जाए आपके कुंडली में। तो कंपेंसेट अगर कोई प्लैनेट कर रहा हो, चंद्र शुक्र, तो बृहस्पति अगर चौथे घर से देख ले सूर्य को, तो डेफिनेटली कुछ हद तक आपको हेल्प मिल जाएगी आपके जीवन के लिए। अगला कमेंट है पारुल शर्मा जी का।
सेम वीडियो पे मरण कारक स्थान पार्ट 1 पे इन्होंने कमेंट छोड़ा है अपना, ग्रेट बट प्लीज टेल रेमेडी ऑफ जुपिटर थर्ड हाउस एज इट इज एक्सॉल्टेड देन ऑल्सो बैड रिजल्ट, प्लीज टेल रेमेडी। तो देखिए इनका भी सिमिलर कमेंट है, जैसे सुषमा जी का 12th हाउस में एरीज राशि में सूर्यदेव विराजमान थे, मतलब उच्च के सूर्य थे 12वें घर में, मगर वो घर मरण कारक स्थान है सूर्य ग्रह के लिए। वैसे ही ये कह रहे हैं कि इनका थर्ड हाउस में गुरु उच्च का है। तो देखिए अगर थर्ड हाउस में गुरु उच्च का हो तो पहली बात तो आपका असेंडेंट क्या हो जाएगा, टोरस हो जाएगा। अब टोरस लगन के लिए तो गुरु ग्रह वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फेवरेबल प्लैनेट तो है नहीं, पर हाँ ये प्लेसमेंट आपको ज्योतिष पढ़ने में, ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड काम में अच्छा सफलता दे सकता है। रेमेडी की बात जैसे मैंने कहा पार्ट 2 या पार्ट 3 में कर रखी है ऑलरेडी, वही चीज़ यहाँ लागू होगी कि आप देखिए इस बृहस्पति ग्रह को सपोर्ट किस प्लैनेट से मिल रहा है और वो प्लैनेट स्ट्रॉन्ग और अच्छा बैठा है या नहीं बैठा है। एग्जाम्पल, अगर चंद्रमा 9th हाउस में बैठ के एस्पेक्ट कर दे गुरु को, इन्हें अगर मंगल की ताकत मिल जाए तो ये बहुत अच्छा माना गया है। मतलब आप समझ लो अगर मंगल ग्रह 9वें भाव में बैठे हैं, मकर राशि में आ गए, मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, अब सीधा देखेंगे बृहस्पति को तो काम हो गया। तो आपको वैसे देखना है कि कौन सा प्लैनेट उन्हें सपोर्ट देने के लिए है अवेलेबल। और एक चीज़ कहूँगा कि प्लैनेट को किसी स्थान पे देख के डरना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो प्लैनेट हमेशा ख़राब ही कर रहा होता है, काफ़ी बार प्लैनेट न्यूट्रल भी हो जाते हैं खुद ही से। मगर आप मनगढ़ंत कहानियाँ यहाँ वहाँ से सुन के अपने आप को बता के खुद ही सिचुएशन में आ जाते हो कि भाई टेंशन है लाइफ में। तो मैं गुजारिश करूँगा कि हर चीज़ों को कैसे भी इम्प्लीमेंट मत कीजिए। हाँ ठीक है, कुछ है तो है, या तो आप उसे बैठ के 1-on-1 किसी से डिस्कस कर लीजिए कि कितना अच्छा है कितना बुरा है। आप कंसल्टेशन ले लीजिए, बुक कर लीजिए अपॉइंटमेंट, आप 1-on-1 बात कीजिए तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी एक लाइफ टाइम की कि इसको मैं कितना हद तक अच्छा मानूँ, कितने हद तक बुरा मानूँ। ठीक है, अब अगले कमेंट में आ जाते हैं। अगला कमेंट है यूज़र नेम स्टूडियो साइको 1516, काल पुरुष कुंडली वाले वीडियो पे इन्होंने कमेंट छोड़ा है अपना। मेरी कुंडली काल पुरुष है पर मेष लगन में मार्स, सैटर्न, जुपिटर और 4th हाउस में राहु, 11th हाउस में मून, मर्क्यूरी और वीनस, 12th हाउस में सन, सच अ कर्स्ड वन आई एम। तो देखिए पहला लाइन जो आपने लिखा है मेरी कुंडली काल पुरुष कुंडली है, काल पुरुष कुंडली किसी की नहीं है, केवल और केवल विष्णु भगवान की कुंडली है, वो काल पुरुष है। या फिर अगर आप अलग पद्धति फॉलो कर रहे हो, शिव जी की कुंडली भी काल पुरुष कुंडली मानते हैं। आम जनता काल पुरुष कुंडली नहीं लेते, काल पुरुष कुंडली केवल परमात्मा की है। तो अपने आप को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सेपरेट कर लो। काल पुरुष कुंडली नहीं आपकी, आपकी मेष लगन की कुंडली है। मैं आपकी कुंडली की बात करूं तो आपने कहा मंगल लगन में है, शनि के साथ है, बृहस्पति के साथ है, और आप बोल रहे हो सच अ कर्स्ड वन आई एम। तो सोचने वाली बात है। देखिए एक सूत्र बताता हूँ, जब भी कोई प्लैनेट कंजंक्शन में ऐसे प्लैनेट के साथ हो जिसके घर में जाके वो एग्जॉल्टेड हो जाए तो उसे वो ताकत मिल जाती है कि वो एग्जॉल्टेड फल दे। आपके लग्नेश है मंगल, लगन में बैठे हैं, तो ये तो वैसे ही एक राजयोग हो गया अपने में। अब वो बैठे हैं शनि के साथ जो कि जनरली अच्छा नहीं माना जाता, मगर ये कॉम्बिनेशन में शनि के घर में मंगल उच्च के हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मंगल और पावरफुल हो गया। ऊपर से यहाँ बृहस्पति भी है जो कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के साथ काम करते हैं लग्न में, और 9वें भाव के स्वामी है, दोबारा एक राजयोग है। तो ये एक बड़ा सवाल है, या तो आपने कुंडली गलत बना ली है या तो फिर आपको कोई दशा से रिलेटेड संबंधित कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से आपको वाकई में लग रहा है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप चेक करवाइए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के पास, आप डिस्कस कीजिए इसे। आपने जो कॉम्बिनेशन बताया उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इन्हीं के कमेंट में किसी ने लिखा है माइन इज़ ऑलमोस्ट सेम बट मून इन 5th हाउस। तो मेष लगन में चंद्रमा का 5th हाउस में बैठना भी एक राजयोग है, क्योंकि 4थे भाव का स्वामी 5th भाव में आके बैठा है, और 4th और 5th हाउस वैसे भी एक रॉयल हाउसेज है। यहाँ पे सूर्य चंद्र जब भी बैठे तो ऑटोमेटिकली एक राजयोग नक्की हो जाती है आपके जीवन में। पर खैर उन्होंने ऐसा कोई कमेंट नहीं लिखा है कि जीवन में कठिनाइयाँ है, जीवन लाइफ इज़ लाइक अ कर्स। तो आई होप आपका जीवन सफल है, अच्छा चल रहा है। और स्टूडियो साइको के नाम पे जो यूज़र है, उम्मीद है या तो कुंडली आप रेक्टिफाई कराइए या तो फिर आइडेंटिफाई करने के लिए आप किसी के पास ज़रूर जाएंगे कंफर्म करने के लिए एग्जैक्ट स्टोरी क्या है।
कुछ वीडियोस देख लेने से सब चीज़ें समझ नहीं आती है। तो गुजारिश है, कोई चीज़ अगर आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही है तो उसका सॉल्यूशन है, आप ढूंढिए। अगला कमेंट है सोनाली जी का। इन्होंने लिखा है, सर मुझे ज्योतिष शास्त्र में रुचि है और मैं बेसिक सीखना चाहती हूँ। क्या आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं? अगर हाँ तो मुझे पूरी जानकारी चाहिए। क्षमा चाहूँगा क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा कोई फ़िलहाल उपलब्ध नहीं कराई गई है। जैसे जैसे समय मिलता है वीडियोस के माध्यम से यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और अगर आपको कुछ चार्ट रीड करवाना हो तो डेफिनेटली कंसल्टेशंस आर अवेलेबल। एंड थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है जब इंटरेस्टेड लोग चैनल पे आते हैं जिन्हें कुछ सीखना हो। एंड आई एम रियली सॉरी कि सर्व नहीं कर पा रहा, कि क्लासेस की अरेंजमेंट अभी नहीं है, बट विल ट्राई आवर बेस्ट कि क्या हो सकता है। और नेक्स्ट कमेंट पे आ जाते हैं। रेखा गुप्ता जी ने राशि एलिमेंट वाले वीडियो पे कमेंट लगाया है अपना। सर प्रणाम, यदि कोई अग्नि तत्व वाला व्यक्ति है तो उसे किस तत्व वाले लड़के को चुनना चाहिए? तो देखिए, मेरा प्रिंसिपल तो बड़ा क्लियर है। अगर आप अग्नि तत्व के हो तो आप अग्नि तत्व के लिए ही प्रीफर कीजिए। आप दूसरे तत्व के साथ मिसमैच करके क्या फ़ायदा। हाँ, आप तत्व सेम रखिए, मगर उनकी जो कैटेगरी होती है, जैसे कि चर राशि होती है, द्विस्वभाव होती है, स्थिर राशि होती है, तो आपको उसको शिफ्ट करना है। अगर मैं अज्यूम करूँ कि अगर आप मेष लगन के हो तो आप मूवेबल साइन के हो। अगर आपको आपका पार्टनर चाहिए तो आप अग्नि तत्व के ही लियो साइन को आप चुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्थिर है। तो एक व्यक्ति चर है, एक व्यक्ति स्थिर है, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा चलता है। तत्व बदल के फ़ायदा नहीं। पर एक और चीज़ है, यहाँ पे तत्व का खेल इतना आसान नहीं है। आप केवल एक चीज़ देख के डिसाइड नहीं कर सकते। आपको मैंने इसी वीडियो में बताया है कि कितना कुछ देखना होता है। आपको आपका लग्नेश भी देखना है, खाली लगन नहीं, फिर लग्नेश भी देखना है, चंद्रमा भी देखना है, सूर्य देव को भी देखना है। और फिर अगर आप शादी के लिए कुंडली मिलान कर रहे, फिर तो उसका एक और प्रोटोकॉल है कि उसमें तो शुक्र को भी मिलाना पड़ता है, उसको मंगल ग्रह को भी आपस में मिलाना पड़ता है कि भाई दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है या नहीं। तो उस मामले में वाकई में देखा जाए तो इतनी आसान स्टोरी नहीं है जितना आसानी से आपने पूछ लिया। पर हाँ, अगर आपने बाकी सारी चीज़ों का टेक केयर कर लिया है और आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो मैं आपको वही कहूँगा, तत्व सेम रखिए। कोई जल तत्व का है, कोई कर्क लग्न का है, तो वो अपना पार्टनर वृश्चिक को ले सकता है, मीन को ले सकता है। कर्क वाला कर्क के साथ होगा तो पागल हो जाएगा, मेष वाला मेष के साथ होगा तो पागल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही सेम स्वभाव के हैं। ये दोनों ही अपनी अपनी चलाएंगे तो फिर नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति स्थिर हो और कोई व्यक्ति चर हो, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक खुशहाल परिवार कैसा होता है। व्यक्ति जो मेल कैटेगरी है वो अगर स्थिर राशि का हो और फीमेल चर राशि का हो और उनकी संतान द्वि स्वभाव का हो, तो ये बोलते ना, भगवान का साक्षात वरदान है। इससे ज़्यादा अच्छा वरदान कोई आप प्राप्त ही नहीं कर सकते। ये है अल्टीमेट सुख कि आप सेम तत्व में हो। आप, आपके पार्टनर और आपकी संतान सब या तो जल तत्व के हो, या तो वायु तत्व के हो, या तो अग्नि के हो, या तो पृथ्वी तत्व के हो, मगर फिर भी अलग राशि, अलग कैटेगरी। प्रॉब्लम तब होती है जब दोनों ही सेम राशि के हो जाए। अगर दोनों ही मकर राशि के हो, दोनों ही धनु राशि के हो, ऐसे चीज़ों में आपको बचना है। और किसी कारणवश देखिए, अगर आपका लग्नेश भले कोई भी हो अग्नि तत्व में, अगर आपको कोई दूसरे तत्व से मैच करना भी है, बाकी सारी चीज़ें अगर अरेंज हो रही है प्रॉपरली, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। खाली एक सेगमेंट पे हम पूरी स्टोरी ख़त्म नहीं कर सकते। ये खाली आपको मैंने नॉलेज के लिए बताया है। तत्व को आप देखिए एज अ क्वालिटी। आपकी क्या क्वालिटी है, आपके पार्टनर की क्या क्वालिटी है। इसी वीडियो में मैंने बताया है, अग्नि तत्व का व्यक्ति हमेशा कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करता है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है। वो ज़्यादा सोचता विचारता नहीं है क्योंकि उसके अंदर क्रिएटिविटी है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि हाँ, ये मेरी काबिलियत है। सेम तरीके से आपके पार्टनर को आप जब स्टडी करोगे उनका चार्ट, आपको उनकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए ताकि आप एक दूसरे को साथ में लेके चल सको। वो भले पृथ्वी तत्व का भी हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है। वो भले वायु तत्व का भी हो, भले जल तत्व का भी हो। हाँ, मिसमैच है, मगर अगर बाकी सारे प्रोटोकॉल्स आपके सही जा रहे हैं, केवल यहाँ पे अगर आपको कुछ दिख रहा है तो खाली एक दो चीज़ों के लिए देखिए, बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है ज्योतिष शास्त्र। और यहाँ पे 100% सुकून की ज़िंदगी तो परमात्मा खुद भी अवतार लेके नहीं जी पाते। इस पे भी किसी दिन बात करूँगा,
विस्तार में, ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ आए, जीवन की रियलिटी पता चल सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी आइडिया मिल चुका होगा। और अगले कमेंट पे आ जाते हैं। सुशील शर्मा जी का कमेंट है, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा समझाते हो। हाँ, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगला कमेंट है सतीश जी का, ऑल अबाउट मंत्रा में उन्होंने कमेंट छोड़ा है अपना। पहला कमेंट है उनका, कैन यू सजेस्ट अ मंत्रा फॉर इंडिविजुअल चार्ट, हाउ टू डू। तो देखिए ये तो एक डीप साइंस है, एक ही झटके में आपको मैं कोई एक वन लाइनर में नहीं बता सकता, बट हाँ इंडिविजुअली ही मंत्र रिकमेंड करते हैं। पर फ्यूचर में कोशिश करूँगा कि हम कैसे मंत्र रिकमेंड करते हैं। जैसे अगर राहु एक स्पेसिफिक हाउस में है और आप राहु की दशा में हो, तो आपको डेफिनेटली कुछ मंत्र करवाने दिए जा सकते हैं। या कोई भी प्लैनेट कोई स्पेसिफिक हाउस में हो, वो हाउस वो राशि को देख के आपको एक एक्यूरेट मंत्र निकाल के हम दे सकते हैं। मगर यहाँ पॉइंट ये है कि आपको तांत्रिक मंत्रों में नहीं जाना, आपको वैदिक मंत्रों को ज़्यादा प्रीफर करना है। इसका आंसर देखिए, आपका सेकंड कमेंट खुद दे रहा है, हाउस गेट डिस्प्लेस्ड ड्यू टू रॉन्ग मंत्रास। तो आप कह रहे हैं कि गलत मंत्र करने की वजह से हाउस डिस्प्लेस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट वैसे ही है जैसे आपने प्रिटेंड किया है। पर ये तब होता है कि जब आप तांत्रिक मंत्रों में अगर आप ज़्यादा रुझाव रखें, तो पहली बात तो वो सिद्धि के लिए की जाती है, वो आपकी लाइफ को कंफर्ट रखने के लिए नहीं होता। उसको एक गुरु के अंडर उनके निर्देश अनुसार ही करना होता है। और उनके वर्ड्स की जो हमिंग है वो ज़रा सी भी इधर उधर होनी अलाउड नहीं होती। फिर उनका एक रूटीन होता है, एक कैलकुलेशन होता है, इतने मंत्र इतने टाइम में होना ही है। तो बहुत अलग चीज़ है वो। तो ये चीज़ से बचिए, आप वैदिक मंत्रों का उच्चारण कीजिए, और वो भी उन्हीं मंत्रों का उच्चारण कीजिए जिसकी आपको ज़रूरत हो। वो कैसे पता चलेगा, वो आपको एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगा। कुछ भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, और धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। आज के लिए अलविदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।